बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। अजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हाँ हरिया भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ लालचंद ना एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थे। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ, इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। मैं क्या करूं सुमन, ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझा। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना, अब 2500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते, वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप, कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2000, इतने में कैसे घर चलाएंगे? अब मैं क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है। वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तब रामू की जान में जान आती है कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। तभी गुफा में एक जिन्न प्रकट हो जाता है और वह रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए। यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी? हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। सुमन, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर चंदन घर आ जाता है।